हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। पोषक तत्वों की श्रृंखला में हम मिनरल्स में पहुंच चुके हैं। इसमें से हम बहुत सारे मिनरल्स पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस मिनरल्स की बात करेंगे वो है कोबाल्ट। यदि अपन बात करते हैं कोबाल्ट की तो ये आप लोगों के लिए बहुत नया नहीं है, क्योंकि इसके पहले एक और अपन पोषक तत्व ऐसा पढ़ चुके हैं जिसमें कोबाल्ट का जिक्र है। ठीक, कोबाल्ट भी एक प्रकार का हमारे लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व है ना, सूक्ष्म मात्रा में अपन को चाहिए। अब यहां से जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये और भी कम चाहिए, माइक्रोग्राम में पहुंच रहे हैं अब। ठीक है, यदि अपन डेली नीड की बात करें तो प्रतिदिन हमें 1.5 माइक्रोग्राम चाहिए कोबाल्ट। माइक्रो का मतलब होता है 1 माइक्रो और 10⁻⁻6 10 की घात ऋण 6, तो ये माइक्रोग्राम है, मतलब 10 की घात ऋण 6 किलोग्राम के बराबर। समझ सकते हो कितना कम, लेकिन चाहिए, आवश्यक है। ऐसा नहीं कम है तो ना खाएं तो भी चल जाएगा, हमारे लिए आवश्यक है, शरीर में पहुंचना चाहिए। ठीक, ये जो है हमारे शरीर में विटामिन B12 के निर्माण के लिए आवश्यक है। B12 के निर्माण के लिए आवश्यक, याद करो विटामिन B12 का अपन रासायनिक नाम पढ़ रहे थे, तो B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामाइन या साइनोकोबालामीन भी इसको कहते हैं। तो साइनोकोबाला, कोबाला का मतलब क्या है? कोबाल्ट। B12 में पाई जाने वाली धातु होती है कोबाल्ट, इसलिए अपन कहेंगे B12 के निर्माण के लिए कोबाल्ट आवश्यक है। फिर ये जो कोबाल्ट है ये हमारे शरीर में आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है। आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक, अब आरबीसी आ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोगों के यहां पर होगी नहीं, है ना, अपन वैसे ही समझ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जिस सीक्वेंस में अपन पढ़ते आए उसी सीक्वेंस में आगे चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे ना। अब यदि अपन बात करें स्रोत की, सोर्सेस की, स्रोत या सोर्सेस, तो याद रखना कोबाल्ट जो है सब्जियों से प्राप्त नहीं होता। ये एक फैक्ट है, याद रखना, सब्जियों से कोबाल्ट प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। तो फिर कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। विटामिन B12 भी इसलिए पेड़ पौधों से नहीं मिल रहा था क्योंकि उसमें भी क्या है? कोबाल्ट। तो फिर घबराना नहीं है, स्रोत क्या हो जाएगा? मांस, मछली, अंडा, और मान लो वेजिटेरियन हो तो घबराओ नहीं, है ना, आपका भी स्रोत भैया पनीर, मक्खन, दूध, दही, दही याद रखेंगे, ये सभी स्रोत होते हैं किसके? कोबाल्ट के। और सब्जियों से या पेड़ पौधों से कोबाल्ट प्राप्त नहीं होता है। अब अपन बात करेंगे कमी से होने वाले रोग की, कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी, कमी। आरबीसी शब्द आ गया है तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं एनीमिया। एनीमिया बोलचाल में जिसे अपन कहते हैं खून की कमी हो जाना। जब हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है तो उसे अपन कहते हैं एनीमिया। ये तो याद रहेगा ही। दूसरी बीमारी याद रखना, परनीसियस। याद करो, जो ब्लड में से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, ब्लड में जब अपन आरबीसी पढ़ रहे थे तब भी पढ़े थे और अभी भी समझेंगे। परनीसियस
इस बीमारी में आरबीसी का जीवन काल कम हो जाता है। एक लाइफ स्पैन या जीवन काल जो है ये क्या हो जाता है, कम। जीवन काल कम होने से मतलब क्या है, आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन का। 120 दिन तक कार्य करके वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेगा। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेगा, लीवर में उसकी मृत्यु हो जाएगी, स्प्लीन या प्लीहा में नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि किसी को परनीसियस बीमारी है तो आरबीसी का जीवन काल सिर्फ 18 से 20 दिन का बचता है। 120 दिन से घट के 18 से 20 दिन का बचता है। समस्या होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, बार बार बेचैनी होने लगती है, थकान होने लगती है, तो उस बीमारी को कहा जाता है परनीसियस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले खनिज की बात करते हैं। ठीक, अब जो अपन खनिज पढ़ रहे हैं ये सब बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन हाँ हमें चाहिए, इनके बिना काम नहीं बनेगा, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अगला यदि अपन बात करते हैं तो ये है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम, थोड़ा अब यहां से आपको लग रहा होगा कि ये सब कैसे शब्द आ गए, लेकिन आप एग्जाम के हिसाब से इनको पढ़ें, बहुत जरूरी है। मोलिब्डेनम भी हमारे लिए क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, बहुत कम मात्रा में चाहिए। यदि अपन डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, प्रतिदिन इसकी आवश्यकता की बात करें, तो ये 0.5 माइक्रोग्राम। ठीक है, माइक्रोग्राम मतलब अभी अपन पढ़े 10⁻⁻⁻⁶ किलोग्राम। ये जो मोलिब्डेनम है ये हमारे शरीर में एंजाइम के निर्माण को प्रेरित करता है। ये हमारे शरीर में एंजाइम का निर्माण करता है। अब एंजाइम का निर्माण करता है, ठीक है, ये लॉजिक के पॉइंट सही है, लेकिन यदि डिटेल पूछ ले तो याद रखना, ऐसे एंजाइम जो हमारे शरीर में डाइजेशन करते हैं, जो एंजाइम हमारे शरीर में पाचन करते हैं, उन एंजाइम के निर्माण में मदद करता है मोलिब्डेनम। ठीक, आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक, फिर यदि अपन बात करते हैं इसके स्रोत की, सोर्सेस की, ये जो स्रोत जो ऐसे होते हैं ना, जो बहुत कम मात्रा में चाहिए अपन को, वो वाले स्रोत आप ज्यादातर याद रखो पेड़ पौधों से अपन को मिल जाते हैं, कोबाल्ट को छोड़कर। तो यदि अपन बात करें तो इसके स्रोत या सोर्सेस क्या हो जाएंगे, तो इसका स्रोत हो जाएगा सब्जियां। ठीक, हरी सब्जियां, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना। फिर इसका स्रोत हो जाएगा ईस्ट, या जिसे अपन कहते हैं खमीर। ठीक, फिर इसके स्रोत की यदि अपन बात करें तो इसका स्रोत हो जाएगा पनीर, दही। ये सभी होते हैं किसके स्रोत, मोलिब्डेनम के। अब यदि अपन बात करें कमी से होने वाले रोग, अब एंजाइम का निर्माण कर रहा है, मतलब कमी से क्या होगा, तो यदि हम बात करें इसकी कमी से, तो हमारे शरीर में होने वाली मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, या जिन्हें अपन कहते हैं उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, उपापचय क्रियाएं प्रभावित होती हैं, है ना। क्यों प्रभावित होंगी, क्योंकि पाचन या डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, और डाइजेशन नहीं होगा तो बाकी शरीर का आगे का काम ही नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अपन बात करें अगले न्यूट्रिएंट की, तो अगला न्यूट्रिएंट है क्रोमियम। ये सब आप बहुत कम सुनते होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूं ना।
ये शब्द नहीं सुनते होगे आप लोग, मैनमस आपने सुना होगा। यदि अपन बात करें अगला मिनरल्स तो वो है क्रोमियम। क्रोमियम या जिसे अपन क्या कहते हैं Cr से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्रोमियम की कोटिंग करते हैं ना, गाड़ी में देखना, गाड़ी में जो पार्ट चमकता है उसमें किसकी कोटिंग होती है, क्रोमियम की। तो समझ जाना वही वाला क्रोमियम है। ये भी हमारे लिए एक प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए हमारे शरीर को। यदि इसकी डेली नीड की बात करते हैं तो प्रतिदिन हमें केवल 0.5 माइक्रोग्राम चाहिए। अब इसमें बहुत सोचना नहीं है कि कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, है ना। जो अपन सब्जियां खाते हैं, जो भोजन हम प्राप्त कर रहे हैं, जो मिनरल्स उसमें ये है, तो अपन को बहुत घबराना नहीं है। ये जो क्रोमियम है ये हमारे शरीर में एंजाइम के निर्माण में मदद करेगा, एंजाइम के निर्माण में मदद करता है। एंजाइम बहुत आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन घबराना नहीं। एंजाइम के निर्माण में मदद करता है ना, तो एक ऑप्शन ऐसे होंगे ये माइक्रो वाले, बाकी ऑप्शन रहेंगे आयरन, फिर आ जाएगा आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, तो आप समझ जाओगे, बिल्कुल नहीं घबराओ। यदि अपन बात करें एंजाइम की, तो ये कौन से एंजाइम के निर्माण में मदद करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन, या जिसे अपन कहते हैं श्वसन। श्वसन के लिए जो एंजाइम आवश्यक है, उन एंजाइम के निर्माण में जो मदद करता है वो होता है कौन सा, क्रोमियम। क्रोमियम के लिए अपन स्रोत की बात करें, बता चुका हूं मैं, यदि ऐसा कुछ आए और आपको स्रोत की दिक्कत रहे तो घबराना नहीं है। सब्जियां, सब्जियों में पालक, टमाटर, ठीक, फिर बादाम, मशरूम, ये जो है ये किसके मुख्य स्रोत हो जाएंगे, क्रोमियम के। अब क्रोमियम जब एंजाइम के निर्माण को प्रेरित करता है तो सीधी सी बात है, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, समझेंगे उसको, ठीक। बहुत थोड़ा यहाँ पर जो डिसीज है इसको समझ लेना, ये अच्छा पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको समझ लेना, ठीक है। ये जो है ये हमारे शरीर में कमी से जो रोग होगा वो रोग क्या होगा, वो रोग होगा, कमी से होने वाले रोग की बात करें तो जब ये एंजाइम के निर्माण को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इसी के होने से हमारे शरीर में एंजाइम का निर्माण हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये किसकी प्रभावित करेगा, हमारे शरीर में होने वाले मेटाबॉलिज्म, या जिसे अपन कहते हैं हमारे शरीर में होने वाले उपापचय क्रिया। लेकिन यहां पर एक विशेष है, उसको आपको याद रखना है। यदि हमारे शरीर में क्रोमियम की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में नाइट्रोजनस जो सब्सटेंस होंगे, नाइट्रोजनस सब्सटेंस मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन आप समझना, नाइट्रोजन जो है ये बनाता है एमिनो एसिड, ठीक, RCHCOOH NH2, ये जो बॉन्ड है ये NH2 ये बनाता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से ही बनते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन हमारे शरीर में बनाते हैं हार्मोन्स, हमारे शरीर में बनाते हैं एंजाइम, एंटीबॉडीज, बहुत सारे काम है प्रोटीन के। जैसे हमारे जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, गुणसूत्र भी प्रोटीन से बना है, डीएनए, आरएनए, जीन सब प्रोटीन से बने होते हैं, उन सब को बनाने का काम करेगा एमिनो एसिड। और यदि क्रोमियम कम हो गया तो नाइट्रोजनस जो सब्सटेंस है वो कम हो जाएंगे, और नाइट्रोजनस सब्सटेंस कम हो गए तो हमारे शरीर में हार्मोन या प्रोटीन का निर्माण क्या हो जाएगा, प्रभावित।
इसीलिए क्रोमियम शरीर में पहुंचना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं अपन। ये भी आपने कम सुना होगा, ठीक, जो बहुत डीप में पढ़ते आए हैं वो सुने होंगे, बाकी नॉर्मल जो पढ़े हैं मुश्किल है थोड़ा कि आपने इसको सुना होगा। अगले यदि इसकी बात की जाए तो इसका नाम है सेलिनियम। सेलिनियम। अब आप बिल्कुल नहीं घबराना कि ये सब कैसा क्या है ना, ये सब जरूरी है एग्जाम के हिसाब से। ये हमारे लिए एक प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब ऐसा जो बहुत कम आवश्यक, मतलब बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन जरूरी है। ऐसा नहीं समझेंगे कि जो कम मात्रा में चाहिए उसको नजरअंदाज कर दें, ऐसा नहीं, वो जरूरी है, भले कम मात्रा में चाहिए। उसी में से एक कौन सा होता है? सेलिनियम। यदि हम इसकी प्रतिदिन आवश्यकता की बात करें या डेली नीड की यदि हम बात करें तो डेली ये हमें चाहिए 0.2 माइक्रोग्राम, और कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। अब यदि हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? एसिटिल कोएंजाइम के निर्माण में मदद करता है। अब ये थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा, ये एसिटिल कोएंजाइम क्या है, कैसे क्या कहानी है, तो बहुत डिटेल में अपन रेस्पिरेशन, श्वसन में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। क्या होता है, जब हमने रेस्पिरेशन या श्वसन किया तो ऑक्सीजन जो है ये हमारे ब्लड में पहुंच गई। ब्लड से ऑक्सीजन हमारे शरीर की हर एक सेल या कोशिका में पहुंच जाती है। ऑक्सीजन जब कोशिका में पहुंचती है तो क्या होता है, हमारे सेल में दो साइकिल चलती हैं। एक को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, बस थोड़ा सा लिखते चल रहा हूं ताकि समझें। एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस और एक प्रोसेस होती है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस है, इनकी वजह से ही हमारे शरीर में एनर्जी बनती है। इसको अपन श्वसन पढ़ते समय बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको आप ये याद रखो कि दो साइकिल चलती है हमारी कोशिका में, एक है ग्लाइकोलिसिस, दूसरी क्रेब्स साइकिल। ये जो ग्लाइकोलिसिस है इससे हमारे शरीर में एटीपी बनते हैं, जो क्रेब्स साइकिल है इससे भी हमारे शरीर में एटीपी बनते हैं। इस ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, इनको चलाने के लिए जो एंजाइम की आवश्यकता होगी उसे हम कहते हैं एसिटिल कोएंजाइम। बहुत सारे एंजाइम का समूह होता है जो इस प्रोसेस को करता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदल जाता है, फिर वो पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड में बदल जाता है, उसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। तो ये बहुत लंबी साइकिल है, बहुत सारे स्टेप होते हैं। ये जो साइकिल्स हैं, जो स्टेप्स हैं, इन्हें पूरा करने के लिए एंजाइम चाहिए। उन एंजाइम को बनाने का काम करता है एसिटिल कोएंजाइम, और एसिटिल कोएंजाइम के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? सेलिनियम। बिल्कुल नहीं घबराना, ये सब क्रेब्स साइकिल ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब यहां से एक इसका पॉइंट निकल कर आता है, यहां बहुत अच्छे समझेंगे। ऐसा कौन सा मिनरल्स है, ऐसा कौन सा खनिज है जो हमारे शरीर को एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करता है? अब ये थोड़ा विरोधाभास नहीं हो गया? अपन ने क्या कहा था? पानी, मिनरल्स और विटामिन, इन तीनों का हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। इन तीनों से ऊर्जा नहीं मिलती, ऊर्जा उससे मिलती है जिसका पाचन होता है। और हमारे शरीर में पाचन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। लेकिन अब कह रहे हैं मिनरल से ऊर्जा मिल रही है, तो समझना आपसे पेपर में लिखा आएगा ऐसा कौन सा मिनरल्स या खनिज है जो ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। बिल्कुल नहीं घबराना, टिक करके आ जाना सेलेनियम। सेलेनियम एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन कैसे? डायरेक्ट फॉर्म में नहीं,
कैसे, अब भी अपन पढ़े, ये जो है ये क्या बनाएगा, एसिटिल कोएंजाइम, और एसिटिल कोएंजाइम की वजह से ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल होगी, जिससे बनेंगे एटीपी, मतलब जिससे क्या बन जाएगी, एनर्जी, जिससे बनेगी ऊर्जा। इसीलिए अपन कहेंगे कि भैया ऊर्जा प्रदान करने में या शरीर को ऊर्जा देने में कौन सा मिनरल्स मदद करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेलेनियम, जो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अपन इसके स्रोत देखते हैं, सोर्सेस। अब स्रोत की यदि बात की जाए तो इसके स्रोत थोड़ा सा याद रखेंगे। ये भी बहुत सब्जियों से अपन को ज्यादा प्राप्त नहीं होता, लेकिन ठीक है, दिक्कत नहीं है, बहुत कम मात्रा में चाहिए तो उतना अपन को सब्जियों से मिल जाता है। लेकिन यदि इसके अच्छे स्रोत की बात की जाए तो सी फूड, जो समुद्री भोजन होता है, सी फूड, ये सबसे अच्छा स्रोत होता है, सेलेनियम का सबसे अच्छा स्रोत है। या आप कह सकते हो ईस्ट, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, ईस्ट, जिसे अपन कहते हैं खमीर। खमीर का उपयोग चावल को सड़ाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, इन सब के लिए होता है। तो फर्मेंटेशन में अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये ईस्ट भी अच्छा स्रोत होता है सेलेनियम का। अब यदि अपन बात करते हैं डेफिशिएंसी या कमी से होने वाले रोग, अब यहां पर समझना, बहुत अच्छे से समझना, यदि हमारे शरीर में सेलेनियम की कमी हो जाए तो ग्लूकोज का उपापचय या ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। ठीक, समझना, बहुत अच्छे से एग्जाम में आने के लिए हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा खनिज ग्लूकोज के उपापचय को प्रभावित करता है, तो वो क्या हो जाएगा, सेलेनियम। उसका भी कारण है, अपन ने क्या पढ़ा है, ये क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में मदद करता है। मतलब जो ग्लूकोज है C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और फिर क्या बनते हैं, 38 ATP, एनर्जी बनाता है, एनर्जी बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन यदि इसकी कमी हो जाएगी तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज टूट नहीं पाएगा। तो अपन क्या कहेंगे, ग्लूकोज टूट नहीं पाएगा, हमारे शरीर में एनर्जी कम बनेगी, मतलब ग्लूकोज का उपापचय प्रभावित होगा। ठीक है, ग्लूकोज का उपापचय प्रभावित करने वाला खनिज होता है सेलेनियम। ठीक, चलिए, तो यदि अपन यहां पर बात करते हैं तो हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, वो टॉपिक यहां पर हो चुका है समाप्त। अब यदि अपन उससे संबंधित बात करते हैं तो देखिए, जो वीडियो लगातार देख रहे हैं मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको लग जरूर रहा होगा कि बहुत सारे पार्ट हो गए वीडियो के, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व कब से चल रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। यदि आप वीडियो एक एक देख रहे हैं तो आपके इतने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि आपको बाहर से बहुत रेयर केस है कि क्वेश्चन मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बाहर से क्वेश्चन, क्योंकि अब क्या आ जाए, सब कुछ पढ़ाना तो संभव नहीं है, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता था मैंने उतना ज्यादा आपको कराने की कोशिश की है। ज्यादा से ज्यादा नए फैक्ट बताए हैं, ज्यादा से ज्यादा नई जानकारियां बताई हैं, बहुत कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा मिनरल्स है, मिनरल्स वाला टॉपिक होता है समाप्त। हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ये सभी हमने यहां पर पढ़ लिए। ये सब टॉपिक हमारे यहां पर होते हैं समाप्त। जितनी भी न्यूट्रिएंट पोषक तत्व की वीडियो बनी है उन सभी वीडियो को आप बहुत डिटेल से देखें, आराम से देखें, हो सके तो मैं कहूंगा नोट्स ही बनाएं, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में उनको पढ़ा है। अब कुछ फैक्ट हैं, है ना, दो चार जैसे फैक्ट मैं आपको बता दूं, जैसे आप देखना चाहो तो लिख सकते हो, समझ सकते हो। हालांकि वो फैक्ट जो है ऐसा बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अब आप चाहें तो उसको लिख लेना। जैसे कुछ फैक्ट है, विटामिन सी को, है ना, ये फैक्ट से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट जो बाद के मेरे को मिले या मैंने देखा किसी एग्जाम में आए हैं तो उसको मैं लिखा दे रहा हूं।
विटामिन सी जो है ये हमारे शरीर में स्ट्रेस को कम करता है। स्ट्रेस या हमारे शरीर में तनाव को ये कम करता है। तनाव स्ट्रेस को कम करने वाला विटामिन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किस विटामिन को किंग ऑफ विटामिन कहते हैं? तो विटामिन का राजा, किंग ऑफ विटामिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन सी को। फिर एक बार क्वेश्चन आया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई जहरीला जानवर काट दे, यदि किसी व्यक्ति को कोई जहरीला जानवर काट दे तो उसके शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो उस कंडीशन में शरीर में मात्रा बढ़ जाती है विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, क्योंकि जो वेनम है, जो विष है, यदि कोई जहरीला जानवर काट रहा है तो उसके पास विष है, तो वो जो वेनम या विष है वो अलग अलग एसिड से बना होता है। जैसे सांप के यदि अपन विष की बात करें तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब प्रेजेंस होते हैं। तो यही सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड ही तो विटामिन सी बनाएंगे। इसलिए हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? विटामिन सी की। उससे होगा जाएगा कुछ नहीं, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए है कि अब क्वेश्चन आ गया है तो याद रखो। विटामिन सी ज्यादा बनने से हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं है, मृत्यु हो ही जाएगी यदि उपचार नहीं मिलेगा तो। लेकिन हाँ ये है कि अब क्वेश्चन में आया हुआ है तो एक फैक्ट के तौर पे याद रखना। ऐसे ही कुछ सामान्य फैक्ट मैंने बहुत सारे आपको कवर करा दिए हैं। कोई यदि रह गया होगा, कुछ मेरे को पता चलेगा तो मैं किसी ना किसी वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूंगा। यहां पर अपना न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व समाप्त होता है। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कोई भी सुझाव हो कमेंट में आप लिख सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।